Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Yes student, today we are going to learn next topic of chapter 14, greenhouse, acid rain, ozone depletion and these effects. So let's start here. Greenhouse effect and global warming. स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है गैसेस की, जिसने हमारे अर्थ को कवर्ड किया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसने हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है एक लेयर की सूरत में, जिसे हम इन्वेलॉप कह देते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम होता है कि जो सन से हीट आ रही होती है वो डायरेक्ट जब वो अर्थ से आने से जो है उसे रोकती है और वो अर्थ तक जो है एक लिमिटेड अमाउंट में पहुंचती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कैपेसिटी है कि ये उस रिफ्लेक्टेड, जैसे ही रेज सन से आती हैं अर्थ से टकराती हैं, अगेन रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो बैक हीट जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास एक कैपेसिटी है कि वो एक मिनिमम अमाउंट में हीट को जो है एब्सॉर्ब कर लेता है जितनी हमारी अर्थ को नीड होती है, और बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इस तरह हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ पर हमें बेनिफिशियल यूजेस नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा वार्म रहता है। जैसा कि अर्थ के एवरेज की टेम्परेचर की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो अबाउट -20 सेल्सियस होने के बजाय प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर उसका 15 सेल्सियस हो जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस हवाले से एक एयर का प्लूटेंट नहीं है। ठीक है, ये हमें बेनिफिशियल जो है वो साबित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स अपने फूड किस तरह बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द प्लांट। ठीक है, इसी तरह उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। उसके अंदर क्या होता है कि अगेन वो जो ऑक्सीजन है वो हमने कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और हम रिस्पायर करते हैं। इस तरह एक नेचुरली बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए स्टूडेंट्स तो क्या होगा, हमारी जो है पूरी जो है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये डिस्टर्ब कैसे होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट आउट होगी अर्थ के ऊपर, हमारे एयर के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेयर जमा हो गई तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हम और प्लांट्स के लिए भी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मेन वजह आजकल जो हो रही है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अमाउंट कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जिस तरह यहाँ आपको एक नेचुरल बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाया गया स्टूडेंट्स। पहले वाले फॉर एनिमल्स रिस्पायरेशन है और प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इस तरह ये नेचुरल बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन रहता है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को और डिटेल में पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें ये पता चला कि वो पॉइजनस गैस नहीं है तब तक जब तक उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अगर हम फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग ज़्यादा करेंगे, हम
बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, तो वो फिर हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती जाएगी वो अलार्मिंग कंडीशन देगी। इस तरह हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक ग्लास वॉल प्रोवाइड करती है ग्रीन हाउसेस को, ठीक है। इट इज़ लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये भी प्रॉपर्टी है कि वो यूवी रेडिएशन को पास आउट कर लेता है, जबकि उसके अंदर से IR मींस इंफ्रारेड रेडिएशन पास नहीं हो पाती। वो अगर कुछ IR रेडिएशन अर्थ से इमिट होती हैं तो वो उनको ट्रैप कर लेता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है वो उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता, वो उसको वहीं पर ट्रैप कर लेता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की इस लेयर की वजह से, इसको ट्रैप करने की सिचुएशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेयर की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा और हीट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं हो पाएगी और इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे होते हैं, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट अर्थ को जो है वो कूल डाउन होने से स्टॉप करता है। जैसे ही कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू होती है तो लेस हीट एनर्जी वहाँ से लॉस्ट होगी हमारे अर्थ से, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा हम इस सिचुएशन को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये हम ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की कंसंट्रेशन एयर के अंदर इंक्रीज़ हुई, वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट और वहाँ से ट्रैप होगी और अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ऑल ओवर द अर्थ वार्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो है वो अर्थ से हीट एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको स्कैप करने नहीं देता, जिसकी वजह से वहीं पर ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इस तरह ये आपके सामने दो डायग्राम गिवन है। अर्थ ये अर्थ है, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, हीट रेडिएशंस आ रही हैं। ये पिंक कलर की कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है और इसके बीच में अर्थ और इस लेयर के बीच में हमारा एटमॉस्फेयर है। अब जैसे ही सन से रेज आएंगी अर्थ से जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर कम होगी, अगर कैपेसिटी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो हीट भी हमारी यहाँ से कम होगी, ठीक है। सेकंड में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बढ़ने वाली जितनी भी हीट एनर्जी बढ़ रही है अर्थ के ऊपर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एब्जॉर्ब करती जाएगी, तो लेयर जो है वो बड़ी होती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होगा, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन क्या है? यही ग्लोबल वार्मिंग और के रिजल्ट में ही एसिड रेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर की, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में प्लूटेंट्स के बारे में बताया था। प्लूटेंट्स हमने पढ़े थे ऑक्साइड्स के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, इनके प्लूटेंट्स पढ़े थे हमने, कार्बन के प्लूटेंट्स। तो बर्निंग और फॉसल फ्यूल के रिजल्ट में ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक सल्फ़र और नाइट्रोजन एयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे ही रेन वाटर कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट एसिड के अंदर,
इस तरह हमारे जो वो ऑक्साइड्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स वाले ऑक्साइड्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड के अंदर, ठीक है। और फिर जो रेन काज होती है वो एसिड रेन कहलाती है। नॉर्मली रेन वाटर जो है वो वीकली एसिडिक होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। और उसका पीएच, जो रेन वाटर, नॉर्मल रेन वाटर की जो पीएच है वो अबाउट 5.6 to 6 होती है। जबकि अगर हम रेन वाटर के अंदर जब एयर पोल्यूटेंट्स ऐड अप हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। और उसकी पीएच रिड्यूस होने के बाद 5.6 to 6 से रिड्यूस कम होकर 4 पर आ जाएगी, जो कि इंतहाई एसिडिक है, ठीक है। और फिर वो जो है एसिड रेन बनी होगी वो एसिडिक एयर पोल्यूटेंट से बनी होगी, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर वो जो रेन वाटर अर्थ पर आएगा उनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी, जो कि एसिड रेन कहलाएगी, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं अपने ही एसिड्स के अंदर, और फिर वो एसिड जो है वो रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, और फिर जब वो अर्थ पर आते हैं तो वो एसिड रेन की सूरत में आते हैं। और उसके क्या नुकसान हैं, सॉइल हमारी डैमेज हो जाती है, एनिमल्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, प्लांट्स डैमेज होते हैं, और एक्वेटिक लाइफ भी बैडली इफ़ेक्ट होती है। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन को डिटेल में पढ़ते हैं। जिस तरह के यहाँ आपको एसिड रेन के 1 by 1 इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड रेन जैसे ही सॉइल या रॉक के ऊपर आके गिरती है तो वहाँ पर ये रॉक्स में और सॉइल के अंदर हैवी मेटल्स मौजूद हैं नेचुरली, ठीक है। रॉक्स के अंदर नेचुरली मेटल्स के क्रस्ट ओर्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही एसिड रेन उन एरियाज़ पर होती है तो वहाँ पर जो है मेटल्स, हैवी मेटल्स लीच आउट हो जाते हैं, मीन्स वहाँ से रॉक और सॉइल से निकल जाते हैं। लाइक हैवी मेटल्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, Hg मरकरी, Pb लेड, Cr क्रोमियम एट्सेट्रा। ये जो हैवी मेटल्स हैं ये उन रॉक और सॉइल से निकल आते हैं, और वो ये जो मेटल्स हैं वो स्प्रेड फैल जाते हैं हमारे रिवर्स में, हमारी लेक्स में। और फिर जब हम वो वाटर यूज़ करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस और एनी अदर पर्पस, तो वो मेटल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर उनका टॉक्सिक लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो हमारे लिए जो है वो जहरीले एक पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। और इसी तरह एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में रहने वाली जितने भी एनिमल्स हैं लाइक लेक्स और रिवर, वो भी इस सिचुएशन से सफ़र आउट होते हैं। किस तरह, जैसे ही ये मेटल्स वाटर के अंदर गए, एक्वेटिक लाइफ उससे इफ़ेक्ट होगी, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी मेटल्स की। तो लाइक अगर हम बात करें स्पेशली एल्यूमिनियम आयन की कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है। जितनी भी फिशेज़ हैं उनकी गिल्स के अंदर क्लॉग्स हो जाते हैं, जिनसे क्या एक इफ़ेक्ट होता है, सफोकेशन होती है। अल्टीमेटली फिशेस जो है वो मरना शुरू हो जाती है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक है एसिड रेन। सेकेंड वन, एसिड रेन जैसे ही बिल्डिंग्स के ऊपर आके गिरती है उन एरियाज़ पर जहाँ पर मार्बल का यूज़ किया गया है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट है, मार्बल में, लाइमस्टोन में, बिल्डिंग्स से जो जितनी भी बिल्डिंग्स मार्बल की बनी हुई हैं लाइक मोनूमेंट्स। जब इन बिल्डिंग्स पर एसिड रेन का अटैक होता है तो क्या होता है, ये डल होना शुरू हो जाती हैं, बहुत जल्दी एरोडेड होती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती है। इनका मटेरियल दिन ब दिन जो है ये बिल्कुल डल होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड वन, जैसे ही एसिड रेन ज़मीन पर आती है, एसिड रेन की कंसनट्रेशन जैसे से इंक्रीज़ होती जाएगी तो सॉइल की एसिडिटी भी इंक्रीज़ होगी। इस तरह बहुत सी फसलें और बहुत से प्लांट जो है वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे सॉइल के अंदर, और इस तरह टॉक्सिक मेटल इंक्रीज़ होते जाएंगे सॉइल के अंदर, पॉइजनस बढ़ती जाएगी, वेजिटेशंस हमारे इफ़ेक्ट होंगे। इवन के जो ओल्ड ट्रीज़ हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं एसिडिटी ऑफ सॉइल से।
अगर सॉइल के अंदर एसिडिटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं करते, वहाँ प्लांट्स की ग्रो रिटार्ड हो जाती है, ठीक है, और वो डे बाय डे ड्राई और फिर डेड हो जाते हैं। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज करते हैं लीव्स को, ट्रीज़ के लीव्स को, प्लांट्स के ट्रीज़ को, और इस तरह उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। इट्स मीन जैसे ही एसिड रेन की सिवियरिटी इंक्रीज़ करती जाएगी तो डैमेज होंगे प्लांट की ग्रोथ, और इस तरह ये जो है सारे इफ़ेक्ट बैडली इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन किस तरह डिप्लीट हो रही है। स्टूडेंट्स, ओजोन एक ऐसी लेयर है जो अर्थ से आने वाली जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आती, उनके बीच में जो है वो एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, जो वो रेज उस ओजोन लेयर से पास आउट होने के बाद अर्थ पर आती है। तो सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ को इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू हो गई है, ठीक है। और ओजोन के क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आइए ये पढ़ते हैं। ओजोन एक एलोट्रॉपी फॉर्म है ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और डायटॉमिक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और O3 ओजोन की फॉर्मेशन होती है। और ये जो है O3 हमारे एटमॉस्फेयर में ही ये दोनों मिलकर O3 बनाते हैं। अब ओजोन की जो हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी उसमें स्ट्रेटोस्फेयर हमने एक लेयर पढ़ी थी, उसके जो मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ये ओजोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओजोन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहलाएगी ओजोन लेयर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर रीजन के अंदर। और कितने डिस्टेंस तक, किलोमीटर तक, अप टू 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस से ऊपर 25 to 30 किलोमीटर की रेंज में ये प्रेजेंट है। और ये लेयर सराउंड करती है हमारे पूरे ग्लोब को, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, लाइक जिस तरह शील्ड प्रोवाइड करना, ठीक है। हार्मफुल शील्ड किससे प्रोवाइड कर रही है, ताकि हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, जो सन से आ रही है, वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पे ऊपर इफेक्ट ना करे। अदरवाइज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो क्या करती हैं, वो स्किन कैंसर काज करती हैं अगर वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आएंगी। और ये ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी लाइफ इस अर्थ के ऊपर मेंटेन करने के लिए। स्टूडेंट्स, और डिटेल में पढ़ते हैं कि ओजोन की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन कैसे होती है। अगर नॉर्मल कंडीशन में कंसंट्रेशन ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर दो तरह के जो है वो रिएक्शन होते हैं जो मेंटेन होते हैं, ओजोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन और बैलेंस रखते हैं। ऑक्सीजन, डायटोमिक ऑक्सीजन, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें तो ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है, और यही ओजोन डिकम्पोज भी हो रही है। ओजोन ऑक्सीजन के साथ O2 हमारे एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज भी हो रही है। इस तरह ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट होती है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की वजह से, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, कंडीशनर्स के अंदर एज अ रेफ्रिजरेटेंट्स, ठीक है। ये मेजर काज करता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर्स जो निकलती हैं, जो कंडीशनर से जो हीट निकल रही होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, और जो इफ़ेक्ट करती है ओजोन लेयर को। इस तरह ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। इन कंपाउंड्स की जो है वो लीक वन वे में लीक होते हैं, या स्केप होते हैं, या डिफ्यूज़ होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ये करती है, वो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड को ब्रेक करती है, और साथ में कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्ड्स को, इन दोनों CCl और CFCl3 इन बॉन्ड्स को जो है ब्रेक करती है, और वहाँ से जनरेट होती है फ्री क्लोरीन रेडिकल्स।
वो जो क्लोरीन रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसा कि स्टूडेंट्स देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट इनकी बॉन्ड को ब्रेक करता है और रिजल्ट में फ्री क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए। जैसे ही ये ओजोन लेयर से आकर अटैक करते हैं तो वहाँ से जो है वो फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ निकलते हैं जो उस ओजोन लेयर को डीकम्पोज करते हैं। और एक रेडिकल जो क्लोरीन का निकलता है वो लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस तरह उस रीजन के अंदर ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन होल। ओजोन लेयर के अंदर होल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओजोन होल। सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन नोटिस किया गया था अंटार्कटिका में 1980s में। उसके बाद 1990s तक डिप्लीशन जो है वो बड़ी वाजिया अंदाज में रिकॉर्ड की गई है आर्कटिक रीजन के अंदर। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इवन के जो ओजोन डिप्लीशन का माइनर प्रॉब्लम भी जो है ना वो मेजर इफ़ेक्ट काज करता है, इतना ज़्यादा डेंजरस है। अब ओजोन की डिप्लीशन से क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है उससे क्या होगा, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होगा, स्किन कैंसर काज होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ओजोन लेयर जैसे ही डिक्रीज़ होगी तो इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्रीज़ होते जाएंगे लाइक मलेरिया, और इस तरह पूरा लाइफ साइकिल प्लांट्स का डिस्टर्ब हो जाएगा। ओजोन की डिप्लीशन से पूरा का पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी प्लांट्स की। इसी तरह ओजोन की डिप्लीशन जैसे ही इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ये डिप्लीशन, तो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा विंड पैटर्न, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो जाएगा। स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर वेदर एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एशिया और पैसिफिक रीजन्स के अंदर जो ये ओशंस हैं इनके अंदर मोस्टली इफ़ेक्ट रीजन्स होंगे, उनका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। पीपल की बहुत बड़ी एक मेजर क्राइसिस बन जाएगा कि वो माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट है ओजोन डिप्लीशन का। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। आज का हमारा ये चैप्टर 14 यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, ये मैंने आप सिलेबस शेयर कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।